तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज हम आपके 12th क्लास का बायोलॉजी का थर्ड लेसन मानव जनन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और ये सब पिछले ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे आने वाले सालों में पूछने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका देखो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या कह रहा है। अपड़ा या प्लेसेंटा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अपड़ा या प्लेसेंटा पर क्या करें, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आपको याद रखना है, अपड़ा एक प्रकार का उत्तक है। अपड़ा एक प्रकार का क्या है, उत्तक है, जो गर्भावस्था में विकसित होता है। कब विकसित होता है, गर्भावस्था के समय विकसित होता है, तथा गर्भस्थ शिशु तथा माँ के बीच संपर्क स्थापित करता है और इसी के द्वारा शिशुओं को पोषण प्राप्त होता है। देखिए, ये जो अपड़ा की बात करते हैं, प्लेसेंटा की बात करते हैं, तो ये एक क्या है, एक प्रकार का उत्तक है, जो कि कब विकसित होता है, तो गर्भावस्था के समय विकसित होता है। कब विकसित होता है, गर्भावस्था के समय। और ये क्या करता है, तो गर्भस्थ शिशु और माँ के बीच संपर्क स्थापित करता है, ताकि उसको जो शिशु है उसको पोषण मिल सके। तो ये पहला आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अपड़ा प्लेसेंटा पे संक्षिप्त टिप्पणी करने वाला क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे चलो देखो, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा माफ कीजिएगा, खांसी हो गया। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो याद रखना, प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे को पति या दाता पुरुष के शुक्राणुओं से निषेचन के बाद प्राप्त शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। अब कहने का लॉजिक समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लैब में जाएंगे और अब क्या करेंगे, स्त्री जो दाता स्त्री होगी उसके ओवम को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, ओवम को। और इधर से दाता पुरुष का जो स्पर्म होगा उसको ले लेंगे और ये दोनों को हम लोग निषेचन कराएंगे एक टेस्ट ट्यूब में। किसमें निषेचन कराएंगे, एक टेस्ट ट्यूब में निषेचन कराएंगे। और इससे जो विकसित शिशु होगा, इसी शिशु को हम लोग क्या नाम देते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, परखनली शिशु। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, कि शुक्राणु जनन तथा अंड जनन। यहाँ पे देखो, शुक्राणु जनन तथा अंड जनन में अंतर लिखें। शुक्राणु जनन और अंड जनन में क्या करना है, आपको अंतर लिखना है। तो आप नॉर्मल सी बात है, एक और शुक्र जनन लिख लेंगे और एक और अंड जनन लिखेंगे। अब देखिए, शुक्राणु जनन में क्या होता है, तो इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अंड जनन में क्या होता है, तो अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। और दूसरा, यहाँ प्रक्रिया शुक्राशय में होता है। शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है कहाँ होता है, शुक्राशय में होता है। और अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है अंडाशय में होता है। कहाँ होता है भाई मेरे, अंडाशय में होता है। ये बात आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको विश्वास नहीं होगा तो क्वेश्चन बैंक पलट के देखा कीजिएगा, समझ में आया, उल्लू की तरह खाली पढ़ना नहीं है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, चौथा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दोगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दुग्ध श्रवण किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, दुग्ध श्रवण किसे कहते हैं। तो याद रखना, दुग्ध श्रवण किसे कहते हैं, तो सगर्भता के अंत तक स्त्रियों में दुग्ध उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को दुग्ध श्रवण कहते हैं। अब देखो, वो प्रेगनेंसी खत्म हो गया, बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद जो स्त्रियों के स्तन से दुग्ध उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दुग्ध श्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं, दुग्ध श्रवण। तो ये बात आपको एकदम क्लियरली याद रखना है, क्लियर कट याद रखना है। ठीक है, दुग्ध श्रवण किसे कहते हैं, तो स्त्रियों के द्वारा दुग्ध उत्पन्न करने की प्रक्रिया सगर्भता के बाद क्या कहलाता है, दुग्ध श्रवण कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाओ, यहाँ पे ध्यान दो मेरे शेर और शेरनियों, यहाँ पे ध्यान दोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। मासिक चक्र क्या है, तो आप याद रखना, लड़कियों में 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रत्येक माह एक अंडे का उत्सर्जन होता है। प्रत्येक माह क्या होता है, एक अंडे का निर्माण होगा, जिसका निषेचन ना होने की स्थिति में
यहाँ गर्भाशय की दीवारों के साथ क्रिया कर क्षति पहुंचाता है और ब्लीडिंग कराता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और रक्त स्राव कराता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। और महीने में ये 3 से 4 दिन चलता है। 12 से 13 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं में ये 3 से 4 दिन हर एक महीने चलता है। प्रथम मासिक चक्र को रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोदर्शन। और मासिक चक्र को मासिक धर्म भी कहा जाता है। और मासिक चक्र 45 से 50 वर्ष की उम्र में समाप्त हो जाता है, जिसे हम लोग रजनोवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रजनोवृत्ति कहते हैं। ये आपका एकदम क्लियर हो गया होगा मासिक चक्र किसे कहते हैं। चलिए साइड हट जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको याद रहे और इसको कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 5वें नंबर क्वेश्चन पे। और 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नहीं, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखो क्या है। चलो 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ध्यान दो कि 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। पुरुष जनन तंत्र में कौन कौन से अंग जुड़े होते हैं, उसका नाम बताना है। तो पुरुष जनन तंत्र में जुड़े हुए अंगों का नाम बताना है। तो निम्न अंग है, निम्न अंग जुड़े होता है। पहला वृषण जुड़ा होता है, दूसरा शुक्राशय जुड़ा होता है, काउपर ग्रंथि जुड़ा होता है, अधिवृषण जुड़ा होता है, वृषण कोष जुड़ा होता है। ये पुरुष जनन तंत्र में जुड़े हुए अंग है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 7वां नंबर क्वेश्चन पे एकदम ध्यान दो। यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 7वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्राव क्या है। क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, प्रस्राव क्या है, कौन कौन से हार्मोन इसे प्रेरित करते हैं। प्रस्राव को प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो, गर्भ में पूर्णतः विकसित होने के बाद बच्चे का जन्म लेने की जो प्रक्रिया होता है उसे प्रस्राव कहते हैं। गर्भ में जो बच्चे होते हैं उनको पूर्णतः विकसित होने के बाद जन्म लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्राव कहते हैं। और प्रस्राव को प्रेरित करने वाला पहला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। पहला कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। और दूसरा कौन है, कोर्टिसोल। कौन है बुआ, कोर्टिसोल। और तीसरे हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन है। कौन है बुआ, एस्ट्रोजन। प्रस्राव को प्रेरित करने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन है पहला, दूसरा कौन है, कोर्टिसोल, और तीसरा कौन है, एस्ट्रोजन। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, 8वें नंबर क्वेश्चन की। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन यह है कि स्त्री जनन तंत्र के प्रमुख अंगों का नाम लिखे। क्वेश्चन क्या है, स्त्री जनन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उसका नाम लिखना है। तो स्त्री जनन तंत्र में कौन कौन सा अंग आता है, तो पहला अंडाशय आता है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। दूसरा अंडाशय के बाद कौन आता है, अंडवाहिनी आता है। कौन आता है, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बाद गर्भाशय का भाग आता है, उसके बाद ग्रीवा आता है, उसके बाद योनि। आप नॉर्मली ऐसा देखें फिगर, तो इस फिगर में यहाँ पे जो संरचना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ये अंडाशय हो गया, ये हो गया अंडवाहिनी, ये हो गया गर्भाशय, और गर्भाशय के बाद ये क्या होता है, ग्रीवा होता है, और ये क्या है, योनि है। ये नॉर्मल आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन 9वां नंबर कह रहा है कि अंड जनन क्या है। क्वेश्चन क्या है, अंड जनन क्या है। तो एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। अंडाणु के, एक परिपक्व अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। और इसकी शुरुआत जो होती है भ्रूणीय परिवर्धन चरण में होती है। इसकी शुरुआत कब होती है, भ्रूणीय परिवर्धन चरण में होती है। कब होगी, भ्रूणीय परिवर्धन चरण में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या, शुक्राणु जनन या वीर्य सेचन क्या है। शुक्राणु जनन और वीर्य सेचन क्या है। क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु जनन और वीर्य सेचन क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, शुक्राणु जनन या शुक्र जनन क्या होता है, तो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र जनन। और दूसरा वीर्य सेचन की बात करें तो वीर्य के साथ शुक्राणुओं का बाहर निकलना, वीर्य के साथ शुक्राणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। सीमेन निकलता है ना, सीमेन निकलता है, तो उस सीमेन निकलने की प्रक्रिया को ही हम लोग वीर्य सेचन कहते हैं। मैथुन जब किया जाता है, संभोग जब किया जाता है, तो उसमें जब आदमी चरम सीमा पर चला जाता है, आनंद के चरम सीमा पर चला जाता है, तो उसके बाद उजला उजला द्रव निकलता है जिसको वीर्य कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, निकलने की प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीर्य सेचन। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं,
और उसके बाद वीर्य के साथ शुक्राणुओं का निकलना क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका टकाटक। चलो अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो क्या 11 और 12 दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉपर सोल्यूटियम का क्या कार्य है? तो यह एक अस्थायी रचना है। कॉपर सोल्यूटियम क्या है? एक अस्थायी रचना है जिसकी उत्पत्ति ग्राफियन फॉलिकल से अंडोत्सर्ग के बाद होता है। कब होता है बुआ? ग्राफियन फॉलिकल से इसकी उत्पत्ति अंडोत्सर्ग के बाद होता है। उसके बाद और यह मादा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। ये जो कॉपर सोल्यूटियम होता है मादा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। किस हार्मोन को स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो है वृषण और अंडाशय प्रत्येक के दो मुख्य कार्य लिखे। प्रत्येक के क्या करें? मुख्य दो कार्य लिखे। तो अब देखो वृषण के पहला कार्य, तो वृषण शुक्राणु बनाएगा। वृषण का काम क्या है? शुक्राणु बनाना। चलो दूसरा बात करते हैं, तो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन भी करता है। बउआ मेरे वृषण का कोई कार्य पूछे तो क्या कहिएगा? कहिएगा कि शुक्राणु बनाता है और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसको स्रावित करता है। चलो अंडाशय का काम पढ़ोगे, अंडाशय का काम पढ़ लो। ये अंडाणु बनाएगा। क्या बनाएगा? अंडाणु का निर्माण करेगा। दूसरा मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्रावन करता है, स्राव करता है। मादा जो हार्मोन होता है उसको स्रावित करने का काम भी किसका होता है? अंडाशय का ही होता है। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसरवा लिख लीजिएगा। समझ में आया? केवल समझने से नहीं होगा, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद याद कर लीजिएगा। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक कभी फुर्सत मिले तो उठा के पलट के देख लीजिएगा। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में अंतर स्पष्ट करें। मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र के बारे में क्या करें? अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो देखो हम अंतर लिख देते हैं। मध्य चक्र आई ऋतुस्राव चक्र। और देखो मध्य चक्र जो होता है नॉन प्राइमेट जीवों में होता है। मध्य चक्र किस में होता है? नॉन प्राइमेट जीवों में होता है। और ये जो ऋतुस्राव चक्र होता है किस में होता है? प्राइमेट जीवों में होता है। किस में होता है? प्राइमेट जीवों में होता है। अब देखो इसमें रक्तस्राव नहीं होता है। मध्य चक्र में रक्तस्राव नहीं होता है, लेकिन ऋतुस्राव में क्या होता है? रक्तस्राव होता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ जीवन भर होता है। ये जो मध्य चक्र होता है क्या होता है? जीवन भर होता है। और ऋतुस्राव चक्र क्या होता है? एक निश्चित उम्र तक होता है। ये जो ऋतुस्राव चक्र होता है क्या होता है? एक निश्चित उम्र तक होता है। मध्य चक्र एकदम लाइफ भर होगा। अब मध्य चक्र होता है केकरा में है? तो बंदर में, बंदर, कुत्ता, सियार, इस सब में क्या होता है? मध्य चक्र होता है। आदमी में, मनुष्य में क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र होता है। चिंपैंजी में ऋतुस्राव चक्र होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपरा से स्रावित होने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं। देखो 14वां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन देखो क्या है? अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन है? अपरा से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन कौन सा है? तो पहला हार्मोन है मानव अपरा लैक्टोजन हार्मोन HPL, ह्यूमन HPL, यहाँ पे ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हार्मोन HPL। और दूसरा कौन है? एस्ट्रोजन है। और तीसरा प्रोजेस्टेरोन है। मानव अपरा से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन कौन सा है? तो HPL है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हार्मोन। उसके बाद दूसरा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन अपरा से स्रावित होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है वृषण कोष क्या है और इसके क्या कार्य है? वृषण कोष क्या है और इसके क्या कार्य है? तो वृषण कोष का कार्य समझ लो, यहाँ पे देख लो। वृषण उदर गुहा के बाहर दो थैली नुमा संरचना में लटका रहता है। वृषण जो है, जिसको आप लोग भोजपुरी में कौड़ी कहते हैं, सॉरी, तो वृषण जिस दो थैली नुमा संरचना में उदर गुहा के बाहर लटका रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं, ठीक है। और वृषण कोष, वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। वृषण कोष का काम होता है कि वृषण का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस उसका कम रखा जाए। क्यों कम रखा जाता है? शुक्राणु के निर्माण के लिए यही तापक्रम आवश्यक होता है। इसी कारण क्या होता है? इसी कारण वृषण कोष शरीर के बाहर लटका रहता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है? तो नलिका उच्छेदन क्या है?
नलिका उच्छेदन क्या है बुआ, तो याद रखना महिलाओं में अंडवाहिनी के बंध्याकरण की प्रक्रिया को नलिका उच्छेदन कहते हैं। अंडवाहिनी को काट के बांध दिया जाता है ताकि आगे वो लड़की या महिला जो है प्रेग्नेंट ना हो सके, और यही क्या है नलिका उच्छेदन कहलाता है। देखो वही लिखा गया है कि महिलाओं में अंडवाहिनी के बंध्याकरण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, नलिका उच्छेदन कहते हैं। क्या कहते हैं, नलिका उच्छेदन। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं कि यह जनसंख्या नियंत्रण की एक कारगर तकनीक है। कारगर तकनीक है, ठीक है, एक जनसंख्या नियंत्रण की कारगर तकनीक है, ये बात आपको याद रखना है, कारगर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, 17वां नंबर क्वेश्चन। देखो 17 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, निषेचन के समय शुक्राणुओं या एक्रोसोम द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ का नाम लिखा। निषेचन के समय शुक्राणु या एक्रोसोम के द्वारा स्रावित जो हार्मोन होते हैं उसका नाम लिखा। तो पहला है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, और दूसरा है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा है जोनालाइसिन एंजाइम। देखो पहला एंजाइम है हाइलुरोडिनेज एंजाइम, दूसरा है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा है जोनालाइसिन एंजाइम। तो ये बात आपको याद रखना है, निषेचन के समय शुक्राणु से स्रावित होता है हार्मोन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा पुरुष के, देखो क्या है, पुरुष के सहायक नलिकाओं तथा ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है। पुरुष का जो सहायक नलिका होता है और ग्रंथि होता है उसका क्या कार्य होता है। तो पहला कार्य यहाँ पे सुन लो क्या होता है, शुक्राणु तथा नर हार्मोन का निर्माण करना। शुक्राणु तथा किसका निर्माण करना, नर हार्मोन का निर्माण करना। दूसरा काम क्या होता है, तो शुक्राणु को संग्रह एवं परिपक्व करना। शुक्राणु को क्या करना, संग्रह और परिपक्व करना। उसके बाद तीसरा काम क्या है, तो शुक्राणु को आगे बढ़ाना। शुक्राणु को क्या करना, आगे की ओर ढकेलना। और अगला काम क्या है, वीर्य तैयार करना। क्या तैयार करना, सीमेन तैयार करना, उजला उजला जो पदार्थ होता है उसको तैयार करना। उसके बाद शुक्राणु को सक्रिय करना। एक काम है पुरुष के सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों का। पहला काम है शुक्राणु तथा नर हार्मोन का निर्माण करना, दूसरा है शुक्राणु के संग्रह एवं परिपक्व करना, शुक्राणु को आगे ढकेलना, बढ़ाना, और वीर्य तैयार करना। उसके बाद शुक्राणु को सक्रिय करना। शुक्राणु को क्या करना, सक्रिय करना, उसका यह प्रमुख काम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन की। चलो देखो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दोगे भाई मेरे। देखो क्या है, देखो क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोनों का नाम बताएं। देखो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है उसके नियमन में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं उसका नाम बताना है। तो पहला निम्नलिखित हार्मोन शामिल होते हैं, पहला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा एंड्रोजन्स हार्मोन। दो हार्मोन नियमन में सहायक होता है, पहला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा क्या है, एंड्रोजन्स है। ठीक है, उसके बाद अगला है सक्रिय प्रदूषण, सक्रिय प्रद्रव्य या सेमिनल प्लाज्मा का प्रमुख संघटक क्या है। जो सक्रिय प्रद्रव्य होता है या सेमिनल प्लाज्मा होता है उसका प्रमुख संघटक क्या होता है। तो पहला होता है फ्रुक्टोज, पहला क्या होता है, फ्रुक्टोज। दूसरा होता है कैल्शियम, दूसरा क्या होता है, कैल्शियम। और तीसरा क्या होता है, तो कुछ एंजाइम, कुछ और एंजाइम जो होते हैं इसमें सहायक होते हैं। फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम इसके संघटक होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 20वां नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21वां नंबर। तो संक्षिप्त में GIFT, संक्षिप्त में गिफ्ट तकनीक का वर्णन करें। तो गिफ्ट तकनीक क्या होता है, तो गैमेट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर होता है। इंटरफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, तो गिफ्ट बांझपन के खिलाफ सहायक प्रजनन तकनीक का एक उपकरण है जिसमें शरीर के अंदर निषेचन होता है। जिसमें शरीर के अंदर क्या होता है, निषेचन। एक गिफ्ट जो है बांझपन को नष्ट करने का एक तकनीक है जिससे जो शरीर के अंदर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि युग्मक जनन या युग्मक निर्माण क्या है। युग्मक जनन या युग्मक निर्माण क्या है, तो मानव में युग्मक बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं या तो युग्मक निर्माण कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं या तो क्या कहते हैं, युग्मक निर्माण कहते हैं। ये बात आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दो।
23वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन करें। मानव शुक्राणु की संरचना का क्या करना है, वर्णन करना है। तो मानव शुक्राणु का थोड़ा सा फिगर पहले बना देते हैं हम। चलो यहाँ पे ध्यान दोगे, ये हम मानव शुक्राणु का फिगर बना रहे हैं। अब देखो आगे वाले पार्ट में यहाँ पे एक्रोसोम की संरचना होती है, इसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सिर, क्या कहते हैं, सिर कहते हैं। अब इस वाले भाग को कहते हैं गर्दन, क्या कहते हैं, गर्दन, नेक। और इसको कहते हैं मध्य भाग, मध्य भाग कहते हैं। और इसको कहते हैं पूंछ। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। सिर के बारे में याद रखिएगा, शुक्राणु का ऊपरी फूला हुआ जो भाग होता है सिर कहलाता है, जिसमें एक्रोसोम की संरचना पाई जाती है जो अंडाणु की झिल्ली को तोड़ने का काम करता है। ये जो ऊपर शुक्राणु की ऊपरी फूली हुई भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिर कहते हैं। और उसमें एक्रोसोम की संरचना पाई जाती है जो अंडाशय की झिल्ली को नष्ट करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। उसके बाद अगला बात करते हैं उसके नेक पार्ट की। तो शुक्राणु के सिर के पीछे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नेक पार्ट कहते हैं, यानी गर्दन कहते हैं, जिसकी लंबाई क्या होती है, 0.3 mm होती है। कितना होती है, 0.3 mm। अब मध्य भाग की बात करें, मिडिल पार्ट की बात करें, तो शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि गति करने के लिए क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब आगे बात कर लेते हैं उसके पुच्छ भाग की। तो पुच्छ भाग में टेल पार्ट में क्या होता है, तो शुक्राणु के पुच्छ की सहायता, शुक्राणु क्या होता है, पुच्छ की सहायता से ही गति करता है। शुक्राणु क्या करता है, पुच्छ की सहायता से ही गति करता है। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 5 नंबर में क्वेश्चन करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, आते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा, इसके लिए माफ कीजिएगा, सही से स्कैन नहीं हो पाया, ठीक है। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, तो जनन क्या है और इसके क्या लाभ है। तो याद रखना, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है और इसके निम्न लाभ है। तो पहला लाभ है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा लाभ है जीवों का अनुरक्षण और तीसरा लाभ है लाभकारी गुणों का वंशागति। लाभकारी गुणों का क्या, वंशागति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, ध्यान दोगे, देखो क्या, मादा जनन तंत्र का संक्षेप में वर्णन करें। मादा जनन तंत्र के बारे में संक्षेप में क्या करना है, वर्णन करना है। तो यहाँ पे सुन लो, मादा जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग है। पहला अंडाशय, तो प्रत्येक मादा जनन तंत्र में 2 अंडाशय पाया जाता है। प्रत्येक अंडाशय पेरिटोनियम की झिल्ली से घिरी रहती है। दूसरा अंडवाहिनी, प्रत्येक मादा जनन तंत्र में 2 अंडवाहिनी पाया जाता है जहां अंडाणुओं का निषेचन होता है। अंडवाहिनी में ही अंडाणुओं का क्या होता है, निषेचन होता है। उसके बाद अगले पार्ट की बात करें, गर्भाशय की बात करें, तो गर्भाशय के बारे में याद रखिए, गर्भाशय नाशपाती आकार का थैलीनुमा रचना होता है जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है, 7.5 सेंटीमीटर होती है। ये बात आपको क्लियर याद रखना है, ठीक है। गर्भाशय के बाद भाग आता है ग्रीवा का। किसका भाग आता है, गर्भाशय के बाद ग्रीवा का भाग आता है और ये भाग रहा है योनि। मादा जनन तंत्र का बाहर की ओर योनि क्षेत्र के द्वारा ही खुलता है। ये जो मादा जनन तंत्र होता है योनि मार्ग के द्वारा ही बाहर की ओर खुलता है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दोगे अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, मासिक चक्र और आर्तो चक्र का नियमन कौन सा हार्मोन करता है। तो पहला हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर प्री नोटिफिकेशन। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक इस वीडियो को देखकर अच्छे तरीके से फेयर बना लीजिए।